तो दोस्तों ये तीनों इंडिया के मैप्स हैं, लेकिन आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये तीनों अलग अलग हैं। इनमें बाउंड्रीज का अंतर है और अगर ध्यान से देखोगे आप तो इन तीनों मैप में कुछ ऐसे नाम होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे। असल में तीनों मैप सिर्फ 3 नक्शे नहीं हैं, बल्कि इंडिया के राज्यों के बनने की एक यात्रा है। आज मैं आपको इसी यात्रा पर ले चलूंगा कि कैसे हमारा देश 14 राज्यों से 28 राज्यों का एक भरा पूरा देश बन गया। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों मैप्स को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि भारत को इतने स्टेट्स बनाने की या फिर रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों हमारे देश में ना बड़े पैमाने पर डाइवर्सिटी है। रूप रंग, भाषा, कल्चरल एस्पेक्ट के साथ साथ ज्योग्राफी से लेकर इकोनॉमी तक डाइवर्स है। इसलिए इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री को एक जगह बैठकर तो रूल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडिया ने फेडरलिज्म का सिस्टम अपनाया, यानी कि देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ उनकी पावर्स को कंबाइन करके बराबरी के साथ बांट दिया जाएगा। भारत में जो सिस्टम अपनाया गया फेडरलिज्म का भी, वो एक क्वासी फेडरलिज्म कहा जाता है उसे। अब अगर दोस्तों देखें तो 1947 में सभी स्टेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया आज़ादी के टाइम पर। पहला था सभी ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांत थे, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। दूसरा पार्ट था सभी बड़ी रियासतें, जैसे कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब। फिर आता है तीसरा, यानी कि मीडियम साइज की रियासतें, जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बहर। और चौथा वो जगह थी जो कि स्पेशल थी, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र। अब अगर ध्यान से आप ये वाला मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमारा देश बस आज़ाद हुआ था तब इसमें जितना भी ये ब्लू पोर्शन है वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये जो येलो पोर्शन है ये था वो हिस्सा जो कि ब्रिटेन के पास था। अब अगर इस मैप को आप देखेंगे तो आपको यूपी की जगह पर दिखेगा यूनियन प्रोविंसेस और एमपी की जगह दिखेगा सेंट्रल प्रोविंसेस। इसी तरह से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का एरिया एक साथ कंबाइंड दिखेगा। जब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, तब ब्रिटिश शासित एरियाज के साथ इन्हीं रियासतों को मिलाने का, यानी कि इस ब्लू पोर्शन को और येलो पोर्शन को मिलाने का काम किया था सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। अब दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग हिस्सों से देश की आवाज़ उठनी शुरू हो गई। इस सवाल का जवाब ढूंढा जाने लगा कि आखिर स्टेट्स का डिवीजन किस बेसिस पर किया जाए। जाहिर है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले देश में इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान काम नहीं था। ऐसे में भाषा के आधार पर राज्य देने की मांग उठने लगी, यानी कि जहां पर जिस भाषा के लोग ज़्यादा रहते हैं उन्हें एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए आप बॉम्बे के एरिया से गुजरात की मांग को देख सकते हैं। गुजरात की मांग उठी गुजराती भाषा के नाम पर। तो वहीं पर आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामुलु, जो कि काफ़ी सीनियर लीडर थे, वो भी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के बंटवारे की मांग पर अड़े हुए थे। अब वैसे दोस्तों देखा जाए तो उस वक्त सरकार के लगभग सभी सीनियर लीडर्स भाषाई आधार पर स्टेट डिवीजन के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों को बांटा जा सकता है या फिर नहीं बांटा जा सकता, इसे लेकर सरकार ने 1948 में एक कमीशन बनाया। इस कमीशन के चेयरमैन थे एस के धार। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा सही आइडिया नहीं होगा, बल्कि इस कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर स्टेट को डिवाइड करने की सलाह दी, यानी कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाया जा सके उस हिसाब से स्टेट को बांटा जाए। फिर दोस्तों सरकार ने एक दूसरी कमेटी बिठाई, इसे जेवीपी कमेटी कहा जाता है। इसमें पटेल, नेहरू और पट्टाभी सीता रवैया शामिल थे। इस कमेटी ने भी धार कमीशन की रिपोर्ट को सपोर्ट किया, लेकिन पूरे सीन में बहुत बड़ा चेंज तब आया जब 1952 में आंध्रा रीजन के फ्रीडम फाइटर और रेवोल्यूशन लीडर आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन पर उतर गए। उन्होंने 56 दिनों तक अपनी स्ट्राइक चलाई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्रा स्टेट के फॉर्मेशन को मंजूरी नहीं दी। 56 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। इस डेथ की वजह से बहुत बवाल मचा, आंध्रा रीजन में हिंसा भड़क गई। इस बवाल के बीच में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाने के लिए मंजूरी दे दी। मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग करके अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन की गई और इस तरह आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म होने वाला देश का पहला स्टेट बन गया। अब दोस्तों जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, दूसरे स्टेट्स ने भी ये डिमांड करनी शुरू कर दी। इसके बाद इन डिमांड्स की सुनवाई के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया।
इस कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1955 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट्स को भाषा के आधार पर बांटने के लिए कुछ सजेशंस दिए। इन्हीं सजेशंस के आधार पर दोस्तों 1956 में पास हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इसी एक्ट के आधार पर देश में 1956 में एक नया मैप बनाया गया, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। फाइनली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया के मैप पर उभरी, और 1956 में हमारा भारत कुछ इस तरह का दिखने लगा। अब अगर आप देखें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस बन गया था यूपी यानी उत्तर प्रदेश, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र को एक ही हिस्सा बनाया गया जिसका नाम रखा गया बॉम्बे। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश एक अलग स्टेट के रूप में नक्शे पर आया, लेकिन अभी तक झारखंड, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स नहीं बने थे। इन सभी स्टेट्स के इमरजेंस की शुरुआत होती है 1956 के बाद, क्योंकि देश में भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की मांग उठ खड़ी हुई थी। यानी कि इंडिया आज़ादी के टाइम पर 14 स्टेट्स में बटा हुआ था। ये 14 स्टेट्स थे बिहार, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मैसूर, मद्रास, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज को देखें तो दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी आइलैंड्स, ये सारी यूनियन टेरिटरीज थी जो उस समय इंडिया का पार्ट थी। अब इसमें आंध्र प्रदेश के बनने की कहानी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं पहले ही। ऐसे ही केरला स्टेट को बनाने के लिए त्रावणकोर और कोचीन स्टेट को मिलाया गया। फिर अगर आप देखें तो मैसूर प्रिंसली स्टेट को मैसूर स्टेट बनाया गया, जो आगे चलकर 1973 में कर्नाटका के नाम से जाना गया। बॉम्बे स्टेट 1960 में बटा और इससे निकलकर गुजरात स्टेट अस्तित्व में आया। फिर 1966 में पंजाब स्टेट से निकलकर बना हरियाणा। दोस्तों 4 साल बाद 1970 में हिमाचल प्रदेश, जो कि पहले एक यूनियन टेरिटरी था, उसे एक स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक ऐसे ही 1969 में जो असम इतना बड़ा स्टेट था, उससे मेघालय को अलग किया गया। पहले ये एक सब स्टेट की तरह अलग किया गया था, लेकिन 1971 में इसे स्टेट का स्टेटस मिल गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा को भी यूनियन टेरिटरी से चेंज करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, यानी 1971 में। नॉर्थ ईस्ट में ही दोस्तों सिक्किम को 1974 में एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिला और 1975 में इसे फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। 1986 में मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश नाम से 2 और राज्य मिले। फिर 1987 में गोवा को भी अलग करके स्टेट बनाया गया। वैसे आपको बताऊं दोस्तों, तो इस टाइम तक गोवा भारत का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि इसे पुर्तगालियों के कब्जे से 1987 में छुड़ाया गया था। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। दोस्तों 1987 में ही गोवा को अलग करके दमन एंड दीव को भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब साल 2000 तक इंडिया के मैप में कई स्टेट्स बाकी थे जो कि अस्तित्व में ही नहीं आए थे। सदी की शुरुआत में ही साल 2000 में एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया और यूपी को अलग करके बनाया गया उत्तराखंड। फिर बिहार को भी अलग किया गया जिससे कि झारखंड बना, और फिर साल 2014 में एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद आंध्र प्रदेश को भी डिवाइड किया गया। इस साल अस्तित्व में आया एक नया स्टेट जिसे कहा गया तेलंगाना। अब दोस्तों अभी तक आपने जितना भी देखा और सुना है उसमें या तो कोई नया स्टेट बना है या फिर कोई यूनियन टेरिटरी थी जो कि नई बनाई गई है। लेकिन साल 2019 में एक उल्टा केस हुआ। सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसे खत्म कर दिया। फिर जम्मू कश्मीर से लद्दाख को निकाल कर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसे, साथ ही जम्मू कश्मीर के भी स्टेटस को चेंज करके उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद लास्ट में 2020 में दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली को कंबाइन करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस तरह से अगर आप आज मैप को देखो तो भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो दोस्तों ये थी यात्रा भारत के स्टेट बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।